हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन में हमने अभी तक जो बात कर लिया था पॉलीमर्स जिनके बारे में, उसमें लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, तो इथाइलिन का पॉलीमर है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अंडर हाई प्रेशर 1500 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इथाइलिन को ट्रेस ऑक्सीजन के साथ रखने पर पॉलीइथाइलिन बन जाता है। दैट इज अ क्लास ऑफ LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। उसके बाद हमने बात किया हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो इथाइलिन के 10,000 से 30 लाख मॉलिक्यूल्स तक का एसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ज़िग्लर-नाटा कैटालिस्ट गिव HDPE। ठीक है। उसके बाद बात किया हम लोगों ने पॉलीविनाइल पॉलीप्रोपाइलीन के बारे में, जिसका मेनली यूज टॉयज बनाने के लिए किया जाता है। ये भी ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आगे जाएगा, है ना। इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड PBC। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर PBC होता है। वाटरप्रूफ मटेरियल्स को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। रेनकोट, स्कूल बैग्स, शू हिल्स, ये सारी चीजें जो है PVC से बनाई जाती है। ठीक है। और PVC वाटरप्रूफ मटेरियल जैसा यूज होता है। उसके बाद हमने बात किया PAN के बारे में, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल ऑल्सो कॉल्ड ऑर्लॉन, इसको ऑर्लॉन भी कहते हैं। और एक्राइलोनाइट्राइल का जो पॉलीमर होता है इसको हम कहते हैं PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड का पॉलीमर है PAN, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। एब्रेशन लेस पॉलीमर रहता है और इसका यूज करते हैं हम ब्लैंकेट्स और कारपेट्स बनाने के लिए। इट इज यूज टू मेक ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। It is acid base resistant and bearing temperature up to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इसका यूज जो है यूटेंसिल्स पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है और इसको एसिड बेस कैरिंग कंटेनर बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ऑल्सो इज टू मेक एसिड बेस कैरिंग कंटेनर्स। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया रबर के बारे में। तो रबर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। तो रबर के बारे में बात किया तो आइसोप्रिन से बनेगा पॉलीआइसोप्रिन, और अगर उसका ट्रांस आइसोमर हम देखेंगे तो वो होगा गट्टा पर्चा, जो कि जहां पे गट्टा का मीनिंग था गम और पर्चा का मीनिंग था ट्री। तो ट्री से निकलने वाली गम जो कि ट्रांस आइसोप्रिन के फॉर्म में रहती है। तो इस तरीके से सिस पॉलीआइसोप्रिन और ट्रांस पॉलीआइसोप्रिन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है। अब उसके बाद अगले फिनोमेना पर बात करते हैं। तो अगले फिनोमेना पर रबर के साथ, क्योंकि नेचुरल रबर जो होता है मैंने आपको बताया कि वो एक तरह से यूजलेस पॉलीमर है, तो उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे सब्सटेंसेस की मिक्सिंग करनी पड़ती है। और मिक्सिंग के बाद फिर वो डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। तो दैट इज द मेनली मिक्सिंग ऑफ सल्फर। तो रबर के साथ सल्फर की मिक्सिंग, और रबर के साथ सल्फर का मिक्सिंग का जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर के बारे में। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो क्या मीनिंग है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रबर के साथ जब सल्फर को मिक्स किया जाता है, रबर इज मिक्स्ड विथ सल्फर अंडर हीट टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ रबर। ठीक है। तो रबर के साथ सल्फर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाता है और इस रबर को हम क्या कहते हैं, वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब है व्हेन रबर, मतलब नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं हम, व्हेन नेचुरल रबर इज हीटेड विथ natural rubber is heated with
3% ऑफ सल्फर, 3% ऑफ सल्फर। नेचुरल रबर के साथ जब हम 3% तक सल्फर मिक्स करते हैं, नेचुरल रबर इज मिक्स्ड विथ 3% ऑफ सल्फर। सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ रबर। सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ रबर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर ऑफ। तो रबर सल्फर के साथ क्या करता है, क्रॉस लिंक्ड हो जाता है ना, या सल्फर उसको क्रॉस लिंक्ड कर देती है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो व्हेन रबर इज हीटेड विथ 3% ऑफ सल्फर, तो इट फॉर्म्स क्रॉस लिंक्ड ऑफ रबर, है ना, फॉर्म क्रॉस लिंक्ड ऑफ रबर। इट इज नोन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इट इज नोन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसको कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इट इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। This phenomenon was discovered by this phenomenon was discovered by Charles Goodyear. This phenomenon was discovered by Charles Goodyear. Charles Goodyear ने इस फिनोमेना को डिस्कवर किया। Was discovered by चार्ल्स गुडियर, इसलिए गुडियर टायर्स भी आते हैं अगर आपने नाम सुना हो तो वल्कनाइज्ड रबर का यूज टायर और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज अबाउट द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो सल्फर क्या करता है, रबर के साथ क्रॉस लिंकिंग करता है, जिससे क्रॉस लिंक्ड रबर बन जाएगी, और ये अब काफी यूजफुल हो जाती है एज कंपेयर टू नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के कंपैरिजन में इसका अच्छा यूज हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इस फिनोमेना को हम कहते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो यहाँ पे सल्फर और रबर की क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, जिससे क्रॉस लिंक्ड रबर बन जाएगा, सल्फर क्रॉस लिंक्ड रबर। और अगर बात करें यूनिट्स के एसोसिएशन की, तो देखो CH2 का यूनिट था, एक H चला जाएगा यहां से पहले, और ये C और इसके साथ CH3 डबल बॉन्ड C, और उसके बाद CH2 था आपके पास। तो अगला जब CH2 अरेंज होगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, CH2 से यहां से जुड़ेगा, 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन था। तो 2 मिथाइल 1 2 3 और ये 4, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इससे अब दूसरा वाला यूनिट एसोसिएट करेगा CH2 और ये C और इसके साथ CH और ये डबल बॉन्ड CH2 पर एंड करेगा। तो ये हो गया एक यूनिट का कॉम्बिनेशन, और H सेम एज दूसरा यूनिट भी रहेगा डाउन साइड, CH3 डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे 2 और 1 3 बैलेंस हो रही है, तो ये ग्रुप जो है वो 2 और 1 3 बैलेंस हो रही है, तो एक H यहां भी रहेगा, इसका मतलब है ना 1 2 और ये 3 4, बीच वाले की बैलेंस हमेशा 4 रहेगी, CH से सेटिस्फाइड होगा वो। CH के बाद CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड CH के बाद CH2 और उसके बाद C के साथ CH3 और उसके बाद CH2। तो ये अगर 2 पॉलीआइसोप्रीन की लिंकिंग और इसके बीच में सल्फर की बॉन्डिंग, कुल मिलाकर के इसका कोई काम नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सल्फर इसके साथ क्या होता है, लिंक्ड होता है।
तो सल्फर क्या करता है, यहां से इस तरीके से लिंक हो जाएगा सल्फर इसके साथ। तो सल्फर के लिंकिंग के कारण क्या होगा, रबर जो है वो वल्कनाइज्ड रबर हो जाएगी। स्ट्रक्चर का कोई काम आपको एज सच है नहीं, ठीक है। तो वल्कनाइज्ड रबर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, 1 2 3 4, वहां पे 4 बैलेंसी है और क्रॉस लिंक्ड होता है सल्फर। तो सल्फर के क्रॉस लिंकिंग के कारण क्या होगा, रबर के बीच बीच में सल्फर से रबर की जो आइसोप्रेन यूनिट है उसके बीच बीच में सल्फर की लिंकिंग हो जाएगी, और सल्फर की लिंकिंग होने से रबर कैसा हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। और एक इसी के जैसा एक और फिनोमेना है, तो थोड़ी सी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर आगे के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। दैट इज एक और कंपोजिशन जिसको हम कहते हैं इबोनाइट। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इबोनाइट मिक्सिंग ऑफ सल्फर विथ रबर। तो 25 से 80% तक सल्फर मिलाया जाता है, तब रबर जो होता है वो वुड जैसा हार्ड हो जाता है। इट इज एज हार्ड एज इबोनी वुड, ठीक है, और उसको कहते हैं हम इबोनाइट। तो मिक्सिंग ऑफ 25 to 80% सल्फर, 25 to 80% सल्फर विथ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर के साथ जब 25 से लेकर के 80% तक सल्फर मिलाया जाता है, मिक्सिंग ऑफ 25 to 80% सल्फर विथ रबर, it becomes very hard, it becomes very hard। तब जो कंटेंट आएगा वो बहुत हार्ड रहेगा, it becomes very hard and it is substitute of ebony wood, it is substitute of ebony wood, और ये ebony wood का substitute होता है, ठीक है। तो this composition of sulfur is called ebonite। सल्फर की इस कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ebonite कहते हैं। This composition of sulfur is called ebonite। तो there is formation of different articles of sulfur। अब इसके बाद कुछ रबर के एग्जांपल्स जो बच गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला नियोप्रेन, अगला पॉलीमर है नियोप्रेन। पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रेन, पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रेन, इसका मतलब आर्टिफिशियल रबर का जो पॉलीमर है इसको हम कहते हैं नियोप्रेन। पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रेन इज कॉल्ड नियोप्रेन। पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रेन इज कॉल्ड नियोप्रेन। तो जो क्लोरोप्रेन का पॉलीमर है उसको हम कहते हैं नियोप्रेन। क्लोरोप्रेन के पॉलीमर को क्या कहते हैं, नियोप्रेन कहते हैं। तो क्लोरोप्रेन का फॉर्मूला 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। जब नेचुरल रबर था तो वो क्या था, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, आइसोप्रेन जिसको कहते हैं, और ये है क्लोरोप्रेन। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा R3Al प्लस TiCl4, मतलब ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट इज यूज फॉर इट्स पॉलीमराइजेशन। तो CH2CCl डबल बॉन्ड CH, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ही बराबर होनी चाहिए, तो CH और ये CH2 होल एंड। दिस पॉलीमर इज कॉल्ड नियोप्रेन। हमको ध्यान क्या रखना है, क्लोरोप्रेन का जो पॉलीमर है उसको हम नियोप्रेन कहते हैं। तो पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रेन इज कॉल्ड नियोप्रेन। क्लोरोप्रेन के पॉलीमर को क्या कहते हैं, नियोप्रेन कहते हैं। क्या यूजेस है इसके नियोप्रेन के,
पेट्रोल एंड ऑयल कंटेनर, पेट्रोल एंड ऑयल कंटेनर, पेट्रोल और ऑयल को कैरी करने वाले कंटेनर, पेट्रोल एंड ऑयल कैरिंग कंटेनर, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड बेल्ट। बेल्ट्स डिफरेंट टाइप के मशीनरीज में जो बेल्ट यूज होता है वो भी किससे बनता है, नियोप्रिन से बनता है। ठीक है, तो दिस इज द यूजेस ऑफ नियोप्रिन। तो क्लोरोप्रिन का पॉलीमर नियोप्रिन है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रिन इज कॉल्ड नियोप्रिन। क्लोरोप्रिन के पॉलीमर को नियोप्रिन कहते हैं। यूजेस है पेट्रोल एंड ऑयल कैरिंग कंटेनर्स और पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, जो रबर वाले पार्ट रहते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उनको बनाते हैं। और इसके साथ साथ इसके जो यूजेस हैं वो बेल्ट्स बनाने के लिए भी होता है नियोप्रिन का यूज। तो देयर इज द यूजेस ऑफ द नियोप्रिन। ये नियोप्रिन के इंपॉर्टेंट यूजेस हो गए। अब बात करते हैं इसके बाद अगले पॉलीमर पर, अगले रबर पर। तो हम लोग रबर के एग्जांपल्स पर बात कर रहे हैं। ब्यूना एस, ब्यूना एस अगला रबर का एग्जांपल है ब्यूना एस। दिस इज स्टाइरिन, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। ये है स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, जिसको हम कहते हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस इज कॉल्ड स्टाइरिन ब्यूटाडाइन, ऑल्सो कॉल्ड GRA, also called GRA, general purpose rubber, general purpose rubber, इसको जनरल पर्पज रबर भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड GRA, GRA जनरल पर्पज रबर। और ब्यूना एन को कहते हैं जनरल पर, GRA उसको भी कहते हैं लेकिन उसके नाम में जनरल पर्पज एक्राइलोनाइट्राइल रबर, एक्राइलोनाइट्राइल लगा रहता है। तो इन दोनों को ही कॉमनली हम GRA कह सकते हैं। जनरल पर्पज रबर, स्टाइरिन रबर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स क्या है, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। तो यूनिट्स हो गई इसकी 13 ब्यूटाडाइन, 13 ब्यूटाडाइन। और स्टाइरिन, स्टाइरिन क्या होता है, बेनाइल बेंजीन इज कॉल्ड स्टाइरिन। बेनाइल बेंजीन को हम क्या कहते हैं, स्टाइरिन। तो ब्यूना एस का फॉर्मेशन, ब्यूना एस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो द यूनिट्स आर कंबाइंड हियर। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, और ये है इसका स्ट्रक्चर। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का पॉलीमर है ब्यूना एस, स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। तो ब्यूना एस के बारे में बात किया हमने, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। टायर एंड रबर गुड्स बनाने के लिए यूज होगा, टायर एंड रबर गुड्स, टायर एंड रबर गुड्स बनाने के लिए यूज होती है ब्यूना एस। तो अबाउट ब्यूना एस। अब ब्यूना एस के बाद अगले रबर पर हम बात करेंगे, दैट इज ब्यूना एन। ब्यूना एस के बाद अगली रबर ब्यूना एन। तो नेक्स्ट रबर इज ब्यूना एन। और ब्यूना एन के अंदर इसको भी हम GRA कह सकते हैं ना, दोनों को ही GRA कह सकते हैं, GRA जनरल पर्पज रबर एक्राइलोनाइट्राइल, जनरल पर्पज रबर
एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, जनरल पर्पज रबर एक्राइलोनाइट्राइल, इट इज जनरल पर्पज रबर एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये है जनरल पर्पज रबर एक्राइलोनाइट्राइल। और एक्राइलोनाइट्राइल के अंदर जो कंटेंट है उसमें क्या चीज रहेगी, तो ब्यूना एन है ये, तो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है ये। इट इज पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है ये। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। तो देखो इसमें से ब्यूटाडाइन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ आपका पॉलीमर, पहला यूनिट इसका ब्यूटाडाइन। और एक्राइलोनाइट्राइल का क्या फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इज CH2 डबल बॉन्ड CH CN। तो ये एक्राइलोनाइट्राइल की यूनिट है जिसमें साइनाइड आता है, विनाइल साइनाइड को ही हम एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहां से विनाइल साइनाइड तो CH2 CH CN होल एन, ये पॉलीमर को लिखने का मेथड। तो दिस इज अबाउट ब्यूना एन और GRA, जनरल पर्पज रबर एक्राइलोनाइट्राइल, और उसको बोलते हैं जनरल पर्पज स्टाइरेन रबर। तो दिस इज अबाउट ब्यूना एन, mainly used to make fuel tanks, mainly used to make fuel tanks। तो फ्यूल को रखने के लिए, टैंक बनाने के लिए यूज करेंगे इसको, mainly used to make fuel tanks। तो दिस इज अबाउट रबर। ये हो गया आपका आइसोप्रेन, पॉलीआइसोप्रेन। उसके बाद हमने उसके ट्रांसफॉर्म के बारे में बात किया, दैट इज गट्टा पर्चा। और उसके बाद फिर हमने बात किया अगले पॉलीमर्स के बारे में, तो दैट इज नियोप्रेन। क्लोरोप्रेन का पॉलीमर है नियोप्रेन, अ पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रेन इज कॉल्ड नियोप्रेन। क्लोरोप्रेन के पॉलीमर को हम कहते हैं नियोप्रेन। देन हमने बात किया उसके बाद अगले पॉलीमर ब्यूना एस और ब्यूना एन के बारे में। तो इट इज अबाउट द रबर, ये रबर की सब क्लास, सभी पॉलीमर्स जो है वो रबर से रिलेटेड है। अब अगर रबर के अंदर हम सल्फर मिलाते हैं तो अगर कम कंपोजिशन रहेगी, जो फ्लेक्सिबल रबर रहता है तो उसको हम कहेंगे वल्केनाइज्ड रबर, इट इज कॉल्ड वल्केनाइज्ड रबर। और अगर उसको हार्ड करना है तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सल्फर मिला देंगे, तब बन जाएगा इबोनाइट। और इबोनाइट में लगभग 25 से लेकर के 80% तक सल्फर रहता है एंड इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इबोनी वुड। तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया। अब आते हैं अगले सीरीज ऑफ पॉलीमर के बारे में। तो पहले बात करेंगे पॉलीएस्टर्स के बारे में। पॉलीएस्टर्स नाम से क्लियर है, पॉलीएस्टर तो कौन सा टाइप का पॉलीमर होगा, पॉलीएस्टर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। तो क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 स्टेप ग्रोथ पॉलीमर के एग्जाम्पल में आएगा। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेगा, कंडेंसेशन रिएक्शंस से बनेगा, है ना। कंडेंसेशन रिएक्शन से बनेगा मतलब पॉलीमर का वेट सम ऑफ मोनोमर यूनिट्स के वेट से थोड़ा कम होगा बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है
और अगर पॉलिएस्टर है तो इसका मतलब द मोनोमर यूनिट्स आर अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड एसिड्स, और इसके जो मोनोमर यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे, अल्कोहल और एसिड्स होंगे। पॉलिएस्टर्स आर द पॉलीमर ऑफ alcohols and acids formed by the chemical reaction of acids and alcohol। तो एसिड और अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन से बनने वाले जो पॉलीमर हैं उसको हम कहते हैं पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएस्टर्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। अल्कोहल और एसिड के पॉलीमराइजेशन से पहले स्मॉल स्टेप बनेगा एंड द रिपीटेशन ऑफ स्मॉल स्टेप गिव द पॉलीमर, और उस स्मॉल स्टेप के रिपीटेशन के कारण क्या बन जाएगा, एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पहले एग्जांपल के। पॉलिएस्टर के दो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में हैं, तो उन दोनों पर वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। नंबर 1 पहला इसमें से नंबर 1 टेरिलीन, पहला पॉलीमर है पॉलिएस्टर का पहला एग्जांपल टेरिलीन, ऑल्सो कॉल्ड डैक्रोन। तो टेरिलीन को डैक्रोन भी कहते हैं, टेरिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड डैक्रोन। तो टेरिलीन को हम डैक्रोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एस्टर ग्रुप का पहला एग्जांपल डैक्रोन, पॉलीमर ऑफ इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड का पॉलीमर है ये, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल इज व्हाट, CH2OH, common glycol is also called ethylene glycol. So there is ethylene glycol, and the second unit of the polymer is टेरिथैलिक एसिड। तो जब रिंग पर 1,4 की कंडीशन पर एसिड होगा, बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड is called टेरिथैलिक एसिड, it is called टेरिथैलिक एसिड। तो combination of its N unit, alcohol give H plus ion, in esterification where acid give OH ion। एसिड से क्या निकलेगा, OH निकलेगा, और अल्कोहल से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। मैकेनिज्म आपको इसका मालूम है, ठीक है। तो देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट्स विच गिव द पॉलीमर। तो अब देखिए यहां से आपके पास ऑक्सीजन बचा हुआ है, CH2 फिर से ऑक्सीजन बचा हुआ है, और ये C को लिंक करेगा। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड का जो पॉलीमर है इसको हम कहते हैं टेरिलीन। तो दिस पॉलीमर इज कॉल्ड टेरिलीन, एंड हियर वाटर इज एलिमिनेटेड, और वाटर एलिमिनेट होगा तो नेचुरली जो पॉलीमर का वेट है वो मोनोमर यूनिट्स के वेट से कम हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर का पहला एग्जांपल है। कंडेंसेशन पॉलीमर होगा ये, और मोनोमर यूनिट्स हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक एसिड। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के बारे में। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द डैक्रोन के क्या यूजेस हैं उस पर बात करते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ यूज है इसका वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स बनाने के लिए मेनली यूज होता है ये। और देखो क्या से, तो
प्लस कॉट। अगर इसको हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तो बन जाता है टेरिकॉट। टेरिकॉट मतलब टेरिकॉट एक टाइप ऑफ फैब्रिक्स है जिसका यूज हम क्लॉथ्स को बनाने के लिए करते हैं, यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो टेरिकॉट हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर टेरी को हम वूल के साथ मिलाते हैं, वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं तो टेरी वूल बन जाता है, टेरी वूल बन जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट यूजेस तो इसके ये हो गए, टेरिकॉट और टेरी वूल, मतलब क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज होता है। स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, इसलिए क्या करता है, कपड़े को स्ट्रेंथ देता है और कपड़े बहुत ज्यादा दिन तक चलते रहते हैं। ड्यूरेबल क्लॉथ आप कह सकते हो, ठीक है। फिशिंग नेट, फिशिंग नेट मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए यूज होता है। फिशिंग नेट, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स फॉर बाईपास सर्जरी, फॉर हार्ट बाईपास सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी। तो आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स बनाने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग फिल्म, जो टेप रिकॉर्डर पहले चलते थे अब तो चलते नहीं है, तो रिकॉर्डिंग फिल्म बनाने के लिए भी टेरिलीन का यूज होता था। तो दिस इज द फर्स्ट पॉलिएस्टर, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर, इट इज टेरिलीन और इट्स अनदर नेम इज डैक्रॉन, इसका दूसरा नाम डैक्रॉन भी है। तो दोनों नाम इसके ध्यान रखने हैं। पॉलिएस्टर है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनेगा। मोनोमर यूनिट्स कैसी होगी, अल्कोहल और एसिड होगी। मोनोमर यूनिट्स आर अल्कोहल्स एंड एसिड। कैसे मोनोमर इसमें कंबाइन करेंगे, अल्कोहल और एसिड वाले मोनोमर यूनिट्स इसमें कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉलीमर के बारे में। नेक्स्ट पॉलिएस्टर का एग्जांपल है हमारे पास ग्लिप्टन। तो द नेक्स्ट पॉलीमर इज ग्लिप्टन, और ग्लिप्टन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, सिंपली ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड का जो पॉलीमर है इसको हम कहते हैं ग्लिप्टन। तो ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड का पॉलीमर है ग्लिप्टन। इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो इसके मोनोमर यूनिट्स हैं, देखें इथाइलिन ग्लाइकॉल इज CH2OH CH2OH, और थैलिक एसिड वो कॉम्बिनेशन है जिसमें 1,2 की पोजीशन पर, रिंग पर 1,2 की पोजीशन पर एसिड ग्रुप रहता है। तो दैट इज COH एंड COH, दिस इज थैलिक एसिड। 1,2 पोजीशन पर COH ग्रुप रहेगा तब उसको हम कहेंगे थैलिक एसिड, और 1,4 पोजीशन पर रहता है तब उसको हम कहते हैं टेरिथैलिक एसिड। तो देखो H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड, इस तरीके से ये ब्रेक करेगा। तो ये फाइनली CH2O, और यह आया आपका रिंग वाला कार्बन जिसके ऊपर एक ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है। इट हैज 1 ऑक्सीजन। तो देखिए पॉलीमर्स में जो राइटिंग वर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हो। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड एंड इट गिव्स ग्लिप्टन। ये पॉलीमर आपको मिला और इसको हम कहते हैं ग्लिप्टन। तो 2 पॉलीएस्टर्स एग्जांपल में है हमारे पास। पहला था टेरिलीन, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और टेरिथैलिक एसिड का जो पॉलीमर है वो है टेरिलीन। और इसके बाद सेकंड ग्लिप्टन। तो ग्लिप्टन is a polymer of ethylene glycol and thalic acid.
इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड के पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, ग्लिप्टल कहते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, अबाउट द यूजेस ऑफ ग्लिप्टल। तो मोस्टली एडेसिव्स बनाने के लिए यूज होता है ग्लिप्टल। तो यूजेस ऑफ ग्लिप्टल, तो यूजेस इसके लिखेंगे नंबर 1, पेंट्स। पहला यूज है इसका पेंट्स बनाने के लिए, लिकर्स, एडेसिव्स और एस्बेस्टॉस शीट बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। मिक्स्ड विथ सीमेंट और सीमेंट में भी इसको मिक्स करते हैं। तो दीज आर द सम कॉमन यूजेस ऑफ ग्लिप्टल। ये ग्लिप्टल के कॉमन यूजेस हैं, पेंट्स, लिकर्स और इसके साथ साथ एडेसिव्स और एस्बेस्टॉस शीट। जैसे बिल्डिंग जब बन जाती है तो कभी कभी उस पर चद्दर लगाते हैं, छत न डाल करके क्या करते हैं, या तो गैल्वेनाइज्ड शीट लगाते हैं। तो गैल्वेनाइज्ड शीट तो लोहे की बनी हुई होती है, उसके ऊपर जिंक की पॉलिश होती है। उसके जगह कई लोग ऐसी शीट लगाते हैं जो सीमेंट जैसी दिखती है। तो सीमेंट वाली जो शीटें होती है उसको कहते हैं एस्बेस्टॉस शीट। हाँ, तो एस्बेस्टॉस शीट बनाने के लिए भी ग्लिप्टल का यूज होता है। उसके अंदर मिक्स करते हैं ग्लिप्टल को सीमेंट के साथ साथ ग्लिप्टल को। ठीक है, तो दीज आर द सम कॉमन यूजेस ऑफ द ग्लिप्टल। अब ये दो आपके पास एग्जांपल हो गए हैं पॉलीमर्स, जो कि पॉलीएस्टर्स के एग्जांपल है। अब पॉलीएस्टर्स के बाद अगले सीरीज पर बात करते हैं पॉलीअमाइड्स। It is polymer of amines and acids. It is polymer of amines and acids. तो amines और एसिड के जो पॉलीमर है इसको हम कहते हैं पॉलीअमाइड्स। अमाइंस और एसिड के पॉलीमर। सेकेंड बात, स्टेप ग्रोथ होगा, ये भी स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है। नंबर 3, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और तो पॉलीअमाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज पॉलीमर ऑफ अमाइंस एंड एसिड्स, इट इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। और साथ में इट इज नोन एज नाइलॉन। इसको नाइलॉन भी कहते हैं। इट इज नोन एज नाइलॉन बिकॉज it is developed by the joint effort of scientists of New York and London, इसलिए नाइलॉन कहते हैं। ज्वाइंट एफर्ट ऑफ साइंटिस्ट ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट ने इसको मिलकर के बनाया था, इसलिए इस पॉलीमर को हम नाइलॉन भी कहते हैं। और बहुत ही टफ पॉलीमर होता है ये, वेरी वेरी ड्यूरेबल पॉलीमर। तो नाइलॉन जो होती है वो ड्यूरेबल पॉलीमर होती है, टफ, ड्यूरेबल, क्योंकि ये जो है वो फाइबर्स का एग्जांपल है, इंटरमीडिएटली हायर
इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए ये पॉलीमर्स बहुत ही हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं और हाईली स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं नाइलॉन्स के बारे में, अबाउट नाइलॉन्स। तो नाइलॉन्स नाम कैसे आया इसका? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट ने इसको मिलकर के बनाया, इसलिए इसको हम नाइलॉन भी कहते हैं। तो देयर इज नाइलॉन्स। तो अमाइंस और एसिड के पॉलीमर्स हैं, इसलिए पॉलीमाइड्स भी बोलते हैं, पॉलीअमाइड्स भी बोलते हैं। मतलब बाय केमिकल नेचर ये अमाइड होते हैं। ये भी एक नई बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो कहीं से भी मिस ना हो। अब बात करते हैं पहले नाइलॉन के बारे में। तो नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6, इट इज अ पॉलीमर ऑफ hexamethylene diamine, hexamethylene diamine and adipic acid, hexamethylene diamine और एडिपिक अम्ल का बहुलक है ये। इट इज अ पॉलीमर ऑफ hexamethylene diamine and adipic acid। तो हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के पॉलीमर को हम बोलते हैं नाइलॉन 6,6। बोथ द मेंबर कंटेनिंग 6 कार्बन एटम, सो इट इज नोन एज 6,6। ओके, तो देखो हेक्सामेथाइलिन डायमाइन, मिथाइलिन इज द CH2, hexamethylene CH2 is the methylene, whole 6 is the hexamethylene, and diamine, so there is the unit hexamethylene diamine. Second unit is adipic acid, again containing 6 carbon atom, both the member containing 6 carbon atom, so it is known as nylon 6,6। okay, और ये इसका अब पॉलीमर, तो there is the H and OH group from acid। तो ये आपका पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। नाउ NH CH2 whole 6 NH CO CH2 whole 4 COH, तो CO बचेगा, OH तो रिमूव हो जाएगा। दिस पॉलीमर इज कॉल्ड नाइलॉन 6,6 and there is release of n mole of water, so which decrease the resultant weight of the polymer, जिससे पॉलीमर का resultant weight कम हो जाएगा। तो it is about nylon 6,6, nylon 6,6। तो both the member containing 6 carbon atom, so it is known as nylon 6,6. This polymer is known as nylon 6,6. और जो मेनली यूज है वो है फाइबर्स बनाने के लिए यूज होता है। तो फाइबर्स, और फाइबर्स से बन जाएगा आपका स्पोर्ट्स वेयर्स के साथ साथ सॉक्स, मोजे भी बन सकते हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स वेयर्स हैं वो सब मोस्टली नायलॉन से बने हुए होते हैं। तो क्या खास बात रहती है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ used to make fibers, sports wears, socks,
रोप्स, रस्सियां बनाने के लिए भी यूज होता है नायलॉन 6/6। तो दीज आर द यूजेस ऑफ नायलॉन 6/6। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉलीमर है ये। इट इज अ पॉलीमर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन एंड एडिपिक एसिड। एक टाइप का पॉलीअमाइड है नायलॉन 6/6। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ और नायलॉन्स के बारे में। एंड आई थिंक ऑल द रिमेनिंग पॉलीमर्स, ऑल द पोर्शन ऑफ रिमेनिंग पॉलीमर इज कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगले लेक्चर में हम लोग पॉलीमर्स को फिनिश करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।